हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रवीना में। जैसा कि आपको पता है कि मैं 7th क्लास की राजस्थान की जो बुक है उसको करवा रही हूँ। उसमें लेसन नंबर 21 है, जिसमें कला व स्थापत्य दिया हुआ है। इसमें हम जैसे बता रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है, इससे पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ मैं 5 मिनट की, वो आप देखिएगा। मुग़ल कालीन स्थापत्य। दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल आए। मुग़लों के पास बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए अपार धन था, क्योंकि यहीं से लूट लिया था। उन्होंने मस्जिदों के अलावा कई भव्य मकबरे भी बनाए। इन मकबरों के मध्य और पश्चिम एशिया की स्थापत्य कला का काफ़ी असर था, क्योंकि ये इसी साइड से आए थे, तो वहीं के जो क्या बोलते हैं उसको, कलाकार लेके आए थे और वहीं से बनाया था इन्होंने। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा में ताजमहल मुग़ल स्थापत्य के अभूतपूर्व नमूने हैं। ठीक है, ये रहा हुमायूं का मकबरा और ये रहा ताजमहल ऑफ आगरा। इसके बाद है शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला मुख्यतः रिहायशी किला था, सामरिक महत्व का नहीं, मतलब ओनली फॉर मतलब अच्छा दिखने के लिए था। ठीक है, जस्ट फॉर लुक एंड नथिंग एल्स, इसका कोई काम था नहीं। अरे चीटी, ठीक है। इस किले को यूनेस्को ने वैश्विक विरासत घोषित किया है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए था और कुछ था नहीं, तो इसको विरासत में भी डाल दिया गया था। दिल्ली के लाल किले को हिंदुस्तान में राज्य सत्ता का द्योतक माना जाता है। यहीं से कोई भी भाषण वगैरह देना होता है वो यहाँ से देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्टफुल मानते हैं उसको। इसका उदाहरण तब मिलता है जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करते हुए लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमा भी अंग्रेज़ सरकार ने लाल किले पर ही चलाया था। मुग़ल स्थापत्य ने राजस्थान में भी स्थापत्य कला पर असर डाला। अब राजस्थान की इमारतों में भी छज्जे, छतरियाँ और झरोखे बनाए जाने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले मुग़ल जो आए थे वो तो तब तक तो ठीक था, उसके बाद उन्होंने वो बना दिया, अपनी जो कला थी उनको उसमें ला दिया, मतलब अलग अलग तरीके के मकबरे, महल वगैरह बनाने लग गए अपने हिसाब से। लेकिन जब ये अपने हिसाब से इतने ज़्यादा बनाने लग गए, तो इंडिया में भी, भारत में भी जो भी नए नए वो जो बनाए जाते थे, हिंदुओं के द्वारा भी बनाए जाते थे, उस पर भी मुग़ल स्थापत्य का असर जो है वो आने लग गया। इसके मतलब छज्जे, छतरियाँ और झरोके वगैरह हैं, वो मुग़ल स्थापत्य कला का नमूना थे, लेकिन अब भारतीय में भी ये आने स्टार्ट हो गए थे। तो इसी को कहते हैं कि हमारे जो भारतीय कला थी, स्थापत्य कला, उस पर मुग़ल का असर आना शुरू हो गया था। ये जो है आप देख पा रहे हैं, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, थोड़ा बहुत है वो बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में स्थापत्य कला को बताया गया है। पहले जो गुफा में लोग रहते थे, झोपड़ी वगैरह बनाना स्टार्ट हुआ, फिर पक्की ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया, और फिर पशुपालन, कृषि वगैरह स्टार्ट कर दिया था। और जंगली पशुओं की रक्षा करने के लिए, मतलब जंगली जानवरों से पशुओं की रक्षा करने के लिए परकोटे का निर्माण, परकोटा मतलब आसपास की जो बाउंड्रीज़ होती है ना, उनका निर्माण कराया गया। भारत में सिंधु सभ्यता के उत्खनन और राजस्थान में कालीबंगा, यानी कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, और आहड़ सभ्यता के उत्खनन से सुनिश्चित आवास की एक नगरीय व्यवस्था, नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कि भाई जो कालीबंगा थी, आहड़ थी, जो हुआ था, उसमें काफ़ी सारी सिविलाइजेशन का जो पता चला कि लोग कैसे रहते थे, किस तरीके के परकोटे बनाते थे, कहाँ पर जानवर पालते थे, क्या क्या करते थे, ये सब चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ से हमें पता चला कि पहले के लोग इस तरीके से भी राजस्थान में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता से ही ईंटों का जो भवन है वो निर्माण करने की प्रारंभ हुई थी परंपरा। इसका निरंतर विकास होता रहा। मौर्य युग में लकड़ी से निर्मित भवनों व राजमहलों का निर्माण का विवरण मिलता है। पाटलिपुत्र के भव्य महलों का उल्लेख यूनानी दूत मेगस्थनीज ने भी किया है। इमारतों का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए तो होता ही है। इसका इस्तेमाल सांकेतिक तौर पर लोगों के साथ संवाद करने के लिए भी होता है। तभी तो अनेक इमारतें इतनी खूबसूरत और महंगी भी बनाई जाती थी, ताकि यह जाहिर हो सके कि इमारत में रहने वाला तथा उसे बनाने वाला कितना ही महान व्यक्ति था। जिसमें लाल किला सबसे ज़्यादा ऊपर है, कि मतलब उसमें कोई रहता नहीं है, बट स्टिल बनवा दी, क्योंकि ये बताना था उनको कि हम कितने कमाल के लोग हैं। अब आती है समय के साथ साथ स्थापत्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आया, जिन्हें हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। नगरीय स्थापत्य, दुर्ग निर्माण, स्तूप, मंदिर, पुर अथवा नगर, ग्रामीण स्थापत्य। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे स्थापत्य थे। अब आ जाते हैं राजस्थान के दुर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लिया जाता है, काफ़ी सारे इसके
काम है, तो इसको हम देखेंगे। मैंने क्लास 8 में भी ये करवा दिया था। यहाँ से भी हम देख लेते हैं, जो भी कॉमन टॉपिक्स निकल के आते हैं वो तो कॉमन ही हैं, कुछ नई जानकारी होगी तो यहाँ से हम टैली कर लेंगे। सबसे पहले दुर्ग का अर्थ देखते हैं। वह क्षेत्र अथवा स्थान जिसके चारों ओर प्राचीर या परकोटा हो। अधिकांश दुर्ग सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारों अथवा मैदानी क्षेत्रों पर, गहरी नदियों के किनारों व मैदानी क्षेत्रों में बनाए जाते थे। अच्छा, ये डबल वार हो गया। जहाँ तक संभव हो दुर्ग के आसपास एक या अनेक गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी, जिनमें पानी भरकर दुश्मन को रोका जा सकता था। मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाने की प्राचीन परंपरा दिखाई देती है, जिसमें से आप देख सकते हैं प्रमुख दुर्ग देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ में है, जिसका नाम उससे है वो तो सही है, मतलब जिसमें दे रखा है ना, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। जालोर दुर्ग जालोर में होगा। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। तारागढ़ बूंदी में है। मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ जोधपुर में है। सोनारगढ़ जैसलमेर में है। गागरोन झालावाड़ में है। जूनागढ़ बीकानेर में है। आमेर जयपुर में है। आमेर जयपुर में जगह है, उसका नाम है। जूनागढ़ में जगह का नाम है। गागरोनी तोते मिलते हैं झालावाड़ में, तो इसलिए गागरोन का दुर्ग यहाँ है। सोनारगढ़ का किला जो मैंने पिछले में करवाया था कि भाई सोने जैसा चमकता है, सोने जैसा चमकेगा कहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होगी और बहुत सारी धूप आएगी। धूप कहाँ आती है? जैसलमेर में धूप आती है। ठीक है। मेहरानगढ़ का किला, काफ़ी सारी इसकी जो है स्टोरीज़ प्रचलित हैं कि भूतिया है, ये है, वो है, तो हम इसे भी याद रख सकते हैं। रणथंभौर सवाई माधोपुर ये याद ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उद्यान वगैरह भी है। तारागढ़ बूंदी एक अलवर में भी है, लेकिन हमें अभी तारागढ़ बूंदी का याद रखना है। ठीक है। और चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में होगा। जालोर तो जालोर में ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा ही हमारा जो किले का जो टॉपिक ये था। ये आवास के लिए भी माने जाते थे, सेना सामान्य के लिए भी माने जाते थे। इसमें खाद्य भंडार, कुंड, जलाशय इत्यादि की सुविधा होती थी। दुर्ग में इतनी व्यवस्था होती थी कि कई महीनों तक बिना परेशानी के इसके अंदर रह सकते थे और निवास कर सकते थे। और ये तब तक होता था जब तक कि सेना जो है वो दुश्मनों को हरा ना दे। इसके आगे से जो है मैं दुर्गों का टॉपिक स्टार्ट कर दूँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और थोड़ा सा ये और देख लीजिए हल्का सा। मैदानी दुर्गों की संरचना अलग होती थी, विशेषताएं अलग अलग रहती थी। चौड़ी खाइयाँ बनाई जाती थी जिन्हें नदी अथवा तालाब से जोड़ दिया जाता था। इनमें संकरे मार्ग भी होते थे। दुर्ग शब्द के पर्याय में, ये देखिए वीडियो की क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है, ये इसका प्रिंटिंग क्वालिटी ही ख़राब है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से सही है, यहाँ से थोड़ा सा ये अलग सा हो गया है, प्रिंटिंग में ही इसमें गड़बड़ है। दुर्ग शब्द के पर्याय में किला, गढ़ इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल जो है इतिहासकारों ने किया है, किंतु राजस्थान के इतिहास में जो है इसे दुर्ग के नाम पे ही जानते हैं। दुर्ग के रूप में किला शब्द भी यूज़ किया जाता है, जैसे चित्तौड़ का किला, रणथंभौर का किला, जालोर का किला, आमेर का किला। ठीक है, दुर्ग और किला एक ही मानते हैं, लेकिन राजस्थान में किला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो सेकंड क्लास थी हमारी 7th क्लास की, वो आपने देख सकते हैं। मैंने दुर्गों के बारे में बता दिया है। उससे पहले हम स्थापत्य के बारे में बता रहे थे। स्थापत्य के अंतर्गत ही दुर्ग आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अलग अलग दुर्गों के बारे में जानकारी करेंगे। हम क्लास 8th में दुर्गों के बारे में जानकारी ले चुके हैं, आप जाके देखिएगा, उससे चेक कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे की दुर्गों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।